कभी कश्मीर में मेजॉरिटी रहे हिंदू आखिर मिनॉरिटी कैसे बन गए, और ऐसा क्या हुआ कि कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए और उन्हें अपना सारा जीवन रेफ्यूजी की तरह अपने ही देश में बिताना पड़ा। पूरी दुनिया में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले प्रसिद्ध कश्मीर का हिंदू सभ्यता से गहरा पुराना रिश्ता रहा है। कश्मीर, यह नाम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है अवर्षियों की भूमि। एक ऐसी जगह जो हमेशा से साधना और अध्यात्म का केंद्र रही है। जब भारत में मौर्य एम्पायर अपने चरम पर था, तब सम्राट अशोक ने कश्मीर में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक के बाद यह सिलसिला राजा कनिष्क तक चलता रहा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बावजूद भी कश्मीर में हिंदू राजा ही शासन करते रहे। 14वीं सदी में जब इस्लामिक राजाओं का भारत की ओर आगमन हुआ तो वे सबसे पहले कश्मीर पहुंचे और वहीं राज करने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के कश्मीर आने के बाद मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं की संख्या उतनी ही तेजी से घटती चली गई। सन 1339 में सत्ता हिंदुओं से छिनकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के हाथ में चली गई और भारी मात्रा में हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। यह पहली बार था जब कश्मीर में हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और बड़ी भारी संख्या में हिंदुओं का यह पहला एक्सोडस था। अगले 500 वर्षों तक कश्मीर में केवल मुस्लिम शासकों का राज्य रहा। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। जो धर्म परिवर्तन से इनकार करते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनकी जमीन संपत्ति सब छीन ली जाती थी और उनके परिवारों, खासकर महिलाओं के साथ बर्बर अत्याचार किए जाते थे और उनके घर जला दिए जाते थे। इन सभी कारणों की वजह से जो कश्मीर अरशियों की धरती के नाम से जाना जाता था वो अब मुस्लिम मेजॉरिटी में था। कश्मीरी पंडित मात्र 4 से 5% ही रह गए। मुगल काल के पतन के बाद हिंदू धीरे धीरे पावर में आने लगे। सन 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर में सिख साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन यह साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। मात्र 20 साल के शासन के बाद 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य डगमगा गया। मुगल तो खत्म हो चुके थे, लेकिन अब अंग्रेजों ने भारत को लूटना शुरू कर दिया था। जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य जीत गया था। सन 1846 में सिख और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 2 संधियां साइन हुईं, जिनमें पहली संधि थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, और दूसरी संधि हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके फलस्वरूप कश्मीर राजा गुलाब सिंह को सौंपा गया, जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे। राजा गुलाब सिंह ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। डोगरा साम्राज्य अच्छा चल रहा था जब 1947 में अंग्रेजों की कूटनीति की वजह से भारत के 2 हिस्से हुए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी और पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी का रहना तय हुआ। जब 1947 में भारत का बंटवारा हो रहा था तब गुलाब सिंह के परपोते हरि सिंह कश्मीर में राज कर रहे थे। राजा हरि सिंह ने निर्णय लिया कि वह न तो इंडिया में शामिल होंगे न ही पाकिस्तान में, बल्कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य या देश की तरह रहेगा। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर पाकिस्तान की गंदी नज़र थी। आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ एक संधि साइन करके 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा घोषित कर दिया, लीगली, मॉरली और कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका मतलब अब कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था तब कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे आज पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लेकिन 1965 में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर को हथियाने की नाकाम कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। सन 1971 में पाकिस्तान फिर वापस आया। इस बार भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना द्वारा सरेंडर करवाया। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की बंदी बनाकर पैंट उटारवा लाई। यह हार पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मसार थी, जिससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से हार गया था और अब पाकिस्तान को समझ आ गया था कि भारत को सीधे फ्रंट वॉर लड़कर हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान ने टेररिज्म का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से कश्मीर में उथल पुथल मची रहती थी। भारत में जो भी हुकूमत सत्ता में होती, कोई भी कश्मीर पर ध्यान नहीं देता था। कश्मीर अपनी हालत पर चलता रहता था।
सन 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी ने कश्मीर के ऊपर ध्यान दिया और कश्मीर में चल रही इंटरनल गतिविधियों यानी आंतरिक गतिविधियों के मुद्दों पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। सन 1975 में पीएम इंदिरा गांधी ने कश्मीर के जाने माने नेता शेख अब्दुल्ला से एक समझौता साइन किया, जिसे इंदिरा शेख समझौते के नाम से जाना गया। इस अकॉर्ड का असली उद्देश्य आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखना था। इस अकॉर्ड के बाद पाकिस्तान और उसके समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे पाकिस्तान ने इस अकॉर्ड के खिलाफ एजेंडा चलाया और कश्मीर के लोगों को भड़काना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप इस अकॉर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लोगों को भड़काया जाने लगा कि शेख अब्दुल्ला ने अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए कश्मीर का ज़मीर बेच डाला। शेख अब्दुल्ला की सत्ता में आने के बाद उन्होंने दोहरा खेल शुरू किया। शेख अब्दुल्ला जब दिल्ली आते तो कहते कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, और जब पाकिस्तान जाते तो कहते कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और कश्मीर में जब बोलते तो कहते कि हम कश्मीर को एक आज़ाद रियासत बनाएंगे, कश्मीर हमेशा फ्री रहेगा। जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ तो इसके विरोध में कुछ संगठनों ने उभार लिया, जिसे पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, आतंकवाद फैलाया। उन ग्रुप्स को भी मदद देकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाया गया, जिनमें से एक संगठन का नाम जमात-ए-इस्लामी कश्मीर था, दूसरा पीपुल्स लीग और तीसरा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF था। इन संगठनों ने लोकल मुस्लिमों को भारत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इन संगठनों में कुछ चाहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए और कुछ चाहते थे कि कश्मीर एक अलग मुल्क बने। इन संगठनों में से एक संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने कश्मीर में उथल पुथल मचाने के लिए बनाया था। शेख अब्दुल्ला पीएम इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा शेख समझौता करके आए थे, जिसके नतीजे में शेख अब्दुल्ला के खिलाफ विरोधी तहरीकें शुरू हुईं। उन्होंने मस्जिदों में जाके तौसीद के जरिए अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। शेख अब्दुल्ला मस्जिदों में जाकर कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ भाषण देते थे कि कश्मीरी हिंदू आर्मी के पास जाकर उनकी मुखबरी करते हैं, यानी जानकारी देते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में 300 जगहों के नाम बदलकर उन्हें मुस्लिम नाम दे दिए। शेख अब्दुल्ला की 300 जगहों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखने के बाद शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम लोगों से थोड़ी हमदर्दी भी जुटा ली। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद नेशनल कांग्रेस की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। सियासी तौर पर कमज़ोर नेता फारूक अब्दुल्ला के सत्ता में आने पर पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक ने एक मास्टर प्लान बनाया, जिसे जिया प्लान या ऑपरेशन टुपाक के नाम से जाना जाता था। ऑपरेशन टुपाक एक 3 फेज प्लान था, जिसमें पहले फेज में कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना था, दूसरे फेज में कश्मीर में घुसपैठ करवाकर टारगेटेड एरियाज में बम ब्लास्ट करवाना और हत्याएं करवाना था, और तीसरे फेज में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बगावत को बढ़ावा देकर कश्मीर को भारत से काटकर पाकिस्तान में मिलाना था। 2 फेज तो आसानी से एक्टिवेट हो गए थे। पाकिस्तान से ट्रेन हुए आतंकवादी कश्मीर में अलग अलग इलाकों में जाकर बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। सन 1984 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मकबूल भट्ट को पुलिस अफसर की हत्या और 1971 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक करने की साजिश रचने के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर की मौत के बाद कश्मीर में प्रदर्शन, हड़तालें और एंटी इंडिया नारेबाजी बहुत भारी मात्रा में होने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उस समय कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला सब जानने के बावजूद एक्शन लेने के बजाय जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मेंबर हाशिम कुरैशी के साथ पीओके जाकर उन्होंने एक मंच पर जाकर भाषण दिया। जब यह बात लोगों के सामने आई तब लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अपने बचाव में शेख अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम इंदिरा गांधी के कहने पर वो हाशिम कुरैशी से मिलने पीओके गए थे, ताकि वहां जाकर बातचीत करें और वैली में शांति और अमन लाया जा सके। ये सब देखकर सन 1984 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से गठबंधन वापस ले लिया। गठबंधन वापस लेने के बाद शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और उनके भाई गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बना दिया गया।
इंदिरा गांधी ने सोचा था कि शेख अब्दुल्ला को हटाने और गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कश्मीर में हो रही एंटी इंडिया गतिविधियों पर विराम लगेगा, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने बिल्कुल उल्टा किया। जैसे ही गुलाम मोहम्मद मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एंटी इंडिया गतिविधियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मस्जिदों में जाकर खुद गुलाम मोहम्मद एंटी इंडिया भाषण देने लगे और मस्जिदों में कहते थे कि इस्लाम खतरे में है, हमें हिंदू और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकालना है। उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की संख्या भले ही बहुत कम थी, लेकिन कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए हर पोस्ट पर मेजॉरिटी में कश्मीरी पंडित ही हुआ करते थे, जैसे कि जज, पुलिस, प्रोफेसर। सन 1986 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया और हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी, जिससे देश में खासकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मुसलमान भड़क गए। उसी साल गुलाम मोहम्मद ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी कि जम्मू कश्मीर के सिविल सचिवालय इलाके में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। यह सुनकर कश्मीरी पंडित और हिंदुओं ने वहां विरोध शुरू किया। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के खुलने से आक्रोशित कुछ मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया और हिंदुओं पर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये हिंदू मुस्लिम टकराव में बदल गया। कई इलाकों में हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, मर्दों को सर से काटा गया और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और बच्चों, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी बेरहमी से मारा गया। साउथ कश्मीर, सुपर और अनंतनाग की हालत इतनी खराब हो गई कि प्रधानमंत्री ने आर्मी भेजकर सूट एंड साइट का आदेश दे दिया। 1 महीने तक एंटी इंडिया गतिविधियां अपनी पीक पर थीं, लेकिन गुलाम मोहम्मद ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो 6 मार्च 1986 को कांग्रेस ने गुलाम साहब को हटा दिया और कश्मीर में गवर्नर रूल लगा दिया। कश्मीर के पहले गवर्नर बने जगमोहन मल्होत्रा 1984 से 1989। जब उन्होंने एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जांच पड़ताल करवाई, तो उन्हें पता चला कि यह एंटी इंडिया एक्टिविटी पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर के उग्रवादी नेताओं की मदद लेकर पाकिस्तान चला रहा था, जिसके जरिए मुस्लिम कश्मीर और हिंदू इंडिया का नैरेटिव बनाया गया और कश्मीर की मुस्लिम आबादी को कश्मीरी पंडित और भारत की सरकार के खिलाफ कर दिया गया। According to Times of India, on 7th February 1991, he directed his department to go across the border, get training in arms, do anything, but not get caught by जगमोहन। गुलाम मोहम्मद ने क्लेम किया था कि हाँ, मैंने लोगों को कहा था कि पाकिस्तान जाएं, ट्रेनिंग लें, लेकिन ध्यान रहे और जगमोहन से ना पकड़े जाएं।